यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं अपने जून 24 का जो नेट का एग्जाम अभी अगस्त में होना है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 7 बैंकिंग में, जो है आपका बेसल का, बेसल नॉर्म्स का। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। अब बेसल 4 जो है वो भी आ गया है अगस्त, अभी 1 जनवरी 2023 से जो है बेसल 4 जो है, जिसको बेसल 3.1 भी बोलते हैं, तो वो भी जो है वो अब अनाउंस कर दिया गया है। ओके, वो बेसिकली है तो क्या, जो बेसल 3 है उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि उसके अंदर क्या खास बातें हैं। बेसल 1 की क्या क्या गाइडलाइंस थी, बेसिकली उसके अंदर जो है वो कैपिटल रिस्क की बात किया गया था। बेसल 2 में जो है वो कैपिटल का क्या सिस्टम था, टायर 1 टायर 2 दो पार्ट में कैपिटल को डिवाइड किया गया। बेसल 3 में कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। CAR क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार जो है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। आप ये लगा लो कि हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है या हर अल्टरनेट अटेम्प्ट के अंदर तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जैसे इस बार की अगर बात करें, जो अभी पेपर जो अपना कैंसिल हुआ, इसके अंदर बेसल नॉर्म से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो अब की बार चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहां से क्वेश्चन जो है वो आएगा। वैसे तो यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने चैप्टर नंबर 4 में बेसल नॉर्म्स पूरा का पूरा मैंने आपको बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ा दिया था, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है। बाकी आज के इस वीडियो में आपका ये जो बेसल नॉर्म का टॉपिक है थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। आज मैं बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको जो है एक बार बेसल की थोड़ा सा, ये बेसल नॉर्म्स है क्या, BCBS क्या है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या है, BIS क्या है, थोड़ा बहुत ब्रीफली आपको जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और बेसल 1, 2, 3 तीनों की गाइडलाइंस और बेसल नंबर 4 जो है जिसको बेसल 3.1 भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि यहां से जो क्वेश्चन बने वो सब आपका इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो बेसिकली बात जो है वो क्या है कि बेसल नॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो बेसल नॉर्म है क्या, अगर हम बात करें तो देखिएगा बेसल नॉर्म की बात करें तो 1930 में 1930 के अंदर एक बैंक जो है G10 10 देशों ने मिलकर के एक बैंक को एस्टेब्लिश किया। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है बेसल। उस बेसल शहर में, ध्यान से सुनना, स्विट्जरलैंड में एक शहर है बेसल। बेसल शहर के अंदर 10 देशों ने मिलकर के एक बैंक को एस्टेब्लिश किया, जिस बैंक का नाम रखा गया BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और ये जो जब BIS को बनाया गया था तो इसके, वैसे तो मैंने जब आपको IMF पढ़ाया, ठीक है, तो मैंने पूरी कहानी बेसल की आपको मैंने समझाई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेकर के वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसमें पूरा का पूरा हमने पढ़ा था। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है वो सब हमने डिटेल में, एक बार बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो आपको बस मैं ये बताना चाहता हूं कि सन 1920 में 1920 के आसपास जो है, या 1920 से लेकर के लगभग 1930 तक जो है ग्रेट डिप्रेशन चला, और 1929 और 1930 में जो है ग्लोबल डिप्रेशन आ गया बहुत ज्यादा। तो उससे बचने के लिए जो है, मतलब उससे पूरे पूरे वर्ल्ड को बाहर निकालने के लिए 10 देश, जिसको G10 बोलते हैं, तो G10 कंट्रीज ने मिलकर के जो है वो एक बैंक को एस्टेब्लिश किया स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसका नाम रखा गया BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और ये BIS को बोला गया कि आप लोग जो है वो क्या करेंगे, जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं आप उनको जो है वो सुपरवाइजरी जो है वो नॉर्म्स क्या करेंगे, जारी करेंगे। तो बेसिकली जो BIS है, देखो अपने इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है तो उन सबका बैंकर्स बैंक कौन है, आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो RBI है, और जितने भी वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक है उनका जो सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाता है, उनके लिए सेंट्रल बैंक की जो भूमिका निभाता है वो है आपका BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो पहले इसको जो है वो 10 देशों ने मिलकर के जो इसको स्टार्ट किया था, और आज की डेट में जो इसका मेंबरशिप 45 कंट्रीज का है, और इंडिया भी इसका जो है वो मेंबर है, ठीक है। अब जब 1930 के अंदर इस BIS को बनाया गया तो उसके अंडर उसने जो है रिकमेंडेशन जो है वो देनी प्रोवाइड करी। ओके, बैंकों के लिए जो है वो कुछ नॉर्म्स निकालने शुरू करे, ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन दिया, तो उसको बेसल एकॉर्ड बोलते हैं। तो BIS के द्वारा, या BIS के अंडर एक कमेटी है BCBS, उसके द्वारा जो भी नॉर्म्स दिए जाते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, वो उनको एकॉर्ड बोलते हैं। एकॉर्ड बेसिकली रिकमेंडेशंस होती है, आपका मन कर रहा है मानने का तो मानो, नहीं तो मत मानो, ठीक है। तो इंडिया तो इनको मानता है, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर जो अपना मेन जो अपना रेगुलेटरी बॉडी है बैंकों का, वो कौन है, आपका RBI। तो RBI ने सभी बैंकों के लिए मैंडेटरी कर दिया कि आपको बेसल नॉर्म्स की गाइडलाइंस को तो फॉलो करना पड़ेगा। बाकी अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो जो बेसल नॉर्म्स है वो वॉलंटरी हैं। वॉलंटरी मतलब आपका मन करे तो आप उसको जो नॉर्म्स है उनको आप कंप्लाई करो, चाहे उनको कंप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब जो 1930 में BIS को एस्टेब्लिश किया गया तो उसने सुपरवाइजरी नॉर्म्स देने शुरू करे। उसके बाद में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। आपने सुना होगा 1974 के अंदर, लगभग 1973 और 74 में समझतीनम एग्रीमेंट किया गया था। जब हमने IMF पढ़ा, आपको मैंने पढ़ाया था वहां पे, और उस टाइम पे जो है वो क्या हुआ,
ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी उसको कोलैप्स कर दिया गया और जो ओल्ड सिस्टम चलता था उसको बंद करके और अब लोग जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम पे आ गए थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो पूरी तरह से क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी। तो उस केस में देश के मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बीआईएस ने एक कमेटी को एस्टेब्लिश किया था जिसको बोलते हैं बीसीबीएस, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, तो बीसीबीएस की अगर मैं बात करता हूं, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसको कब बनाया, 1974 में। कब बनाया, 1974 में। ठीक है, ये जो बीसीबीएस कमेटी थी इसको ये बोला गया कि आप जो है पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए जो है वो सुपरवाइजरी गाइडलाइंस है वो क्या करेंगे, आप जारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा ये जो बेसल नॉर्म्स है कौन जारी करता है, बेसल नॉर्म जारी करने का जिम्मा दिया गया बीसीबीएस को, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। और ये बीसीबीएस किसके अंडर बनी हुई है, ये बनी हुई है आपके बीआईएस के अंडर। ठीक है ना, मैं फिर आपको बोल रहा हूं इसका पूरा डिटेल आपको मैंने पढ़ाए हुए। हमने जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करी, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करी, इन बिटवीन जो है ग्रेट डिप्रेशन की बात करी, उसकी वजह से क्या सिस्टम हुआ था, बैंक रन की सिचुएशन आ गई थी, फिर बीआईएस को एस्टेब्लिश करा, वो पूरा मैंने आपको समझा रखा है। उसके उस डीप में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, आपको जो मेन बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो पहले अगर बात करते हैं बेसल एकॉर्ड का, तो बेसल बेसिकली जो है ये है क्या, इट्स ए सिटी इन द स्विट्जरलैंड। ओके, और एकॉर्ड का मतलब जो है वो क्या होता है, सहमति, कंसेंसस, जहां पे सभी मतलब अलग अलग कंट्री के लोग आएंगे और मिलकर के जो है वो किसी एक बात के ऊपर जो है वो राजी होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंसेंसस होना, बेसिकली सहमति बन जाना। ठीक है, तो बेसल एकॉर्ड आर द सीरीज, बेसल एकॉर्ड बेसिकली क्या सीरीज है, सीरीज है, इसका मतलब सिर्फ एक तरह की गाइडलाइंस नहीं है, अलग अलग तरह की गाइडलाइंस है, जिसको बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 और बेसल 4, तो 4 बार इन्होंने जो है वो अपनी गाइडलाइंस है वो क्या करी है, सुपरवाइजरी गाइडलाइंस को इश्यू किया। तो बेसल एकॉर्ड आर द सीरीज है किसका, वॉलंटरी, पहली बात तो क्या वॉलंटरी, इसका मतलब मैंडेटरी नहीं है, मतलब बेसल नॉर्म्स को आपको उनको कंप्लाई करना है, आपको उनको फॉलो करना है या नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बीसीबीएस आपको फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्या है, वॉलंटरी है। दे आर द वॉलंटरी इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन, जिसको डेवलप किया किसने, बीसीबीएस ने। बीसीबीएस इज द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका, सेंट्रल बैंक्स का एंड बैंक रेगुलेटर का, जिसको कब बनाया, 1974 में। किसके द्वारा बनाया गया, बीआईएस के द्वारा। ये बीआईएस जो है वो कहां पे है, बीआईएस का फुल फॉर्म जो है वो क्या, बीआईएस बोले तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये इसको ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहां पे है, ये जो बैंक है इसका एस्टेब्लिश किया गया था 1930 में, 17 मई 1930 को इसको बनाया गया था बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर, और उस बैंक के अंडर एक कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया, उस कमेटी को बोलते हैं बीसीबीएस, और वो कमेटी बेसल नॉर्म्स को जारी करती है। ठीक है ना, कब बनी, 1974 में, और आपको याद होगा जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है वो आपकी कोलैप्स हो गई थी 1974 में, और 1973-74 के दौरान जो है समरसन एग्रीमेंट आया, और जो ये बोला कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको हम बंद करेंगे, और उसकी जगह आप क्या आ गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस है, बेसिकली जो मार्केट फोर्सेस पे बेस है। जब ये फिक्स एक्सचेंज सिस्टम जो आपका कोलैप्स हुआ ना, तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो गया था, ध्यान से सुनना, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल करेंसी को लेकर के जो है सीरियस डिस्टर्बेंस आ गई थी, और उस डिस्टर्बेंस से पूरे वर्ल्ड को बाहर निकालने के लिए जो है वो बीआईएस ने कमेटी को एस्टेब्लिश किया, जिसको बोलते हैं बीसीबीएस। ठीक है ना, तो आपको जो याद करके जाना है, बीआईएस कब बना, 1930 में, बीसीबीएस कब बनी, बीआईएस के अंडर बनी, और कब बनी, 1974 में। ठीक है, ये जो बीआईएस है इसको बनाया था किसने, G10 ने। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके, अब इसके बाद में जो है अभी बीसीबीएस की अगर बात करते हैं तो इट हैज द 45 कंट्री टुडे एज इट्स मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी इसका जो है वो क्या पार्ट है। बीसीबीएस जो है वो है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसको एस्टैब्लिश किया 1974 में बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्री आफ्टर मैथ होता। कब बनाया इसको, 74 में, 1974 में। और क्यों बनाया, जब सीरियस डिस्टर्बेंस हो गए थे इन द इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट। ठीक है ना, और वेस्ट जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा बैंक कोस्ट था, ठीक है, जो क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था, तो उसकी वजह से जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत दिक्कत हो गई थी। तो उसमें वर्ल्ड को इस आर्थिक जो परेशानी थी इससे बाहर निकालने के लिए जो एक कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीसीबीएस, बेसल कमेटी बैंकिंग सुपरविजन। और वो बीसीबीएस जो है वो क्या इशू करती है, बेसल नॉर्म को जारी करती है। ठीक है, तो अभी तक इसमें जो याद करने वाली बातें हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात, बेसल जो नॉर्म्स है वो क्या आपके वॉलंटरी है, पहला।
आपका मन करे तो फॉलो करना, नहीं तो मत करना। दूसरा, बेसल नॉर्म्स कौन जारी करता है? बीसीबीएस। बीसीबीएस कब बनी? 1974 में। किसके अंडर बनी? बीआईएस के अंडर। और बीआईएस जो है वो कब बना? ये बना था आपका 1930, 17 मई 1930 को। बात खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो बेसल नॉर्म्स है उनके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब बीसीबीएस जो है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये जारी करता है बेसल नॉर्म्स को। तो बेसल नॉर्म्स जारी करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? तो जो बीसीबीएस है ये क्या करती है? ये एक एडवाइजरी जारी करती है। ये सभी जो भी सेंट्रल बैंक्स है उनको बोलते हैं कि आपके अंडर जितने भी कमर्शियल बैंक्स आते हैं ना, जिनको आप क्या करते हो? रेगुलेट करते हो, तो उनके लिए हम कुछ गाइडलाइंस आपको दे रहे हैं, तो आप उनसे ये फॉलो करवाओ, ताकि देश के अंदर, मतलब हर देश के जो भी, देखो हर देश की जो नींव होती है ना, वो क्या होती है? बैंक्स होते हैं। ओके, और अगर बैंक ही अगर मान लो दिवालिया हो गया, लोगों का पैसा सारा कहां पे जमा होता है? वो बैंकों के अंदर है। और अगर बैंक की दिवालिया हो गया तो क्या देश की जो नींव है, देश की जो रीढ़ की हड्डी है, क्या वो डिस्टर्ब हो जाएगी? तो क्या देश बचेगा या देश भी कोलैप्स हो सकता है? सर, देश भी कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए बैंकों को सेव करना बहुत ही क्या जरूरी है। और बैंकों को सेव आप कैसे करोगे? बैंकों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया। अगर हर बैंक इन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा तो बैंक दिवालिया होने से बच सकता है। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनको दिवालिया होने से बचाना है। वो उनकी बैंक रन की सिचुएशन ना आए, तो उनको अगर बचाना है तो उनको बचाने के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, और उस एडवाइजरी को हम क्या बोलते हैं? बेसल नॉर्म्स बोलते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या था बेसल नॉर्म्स को लाने के पीछे? इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव द सुपरवाइजरी अंडरस्टैंडिंग एंड द क्वालिटी ऑफ द बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, क्या क्या एक्शन लिए गए इसमें? एक्शन जो लिए गए वो क्या? इट अटेम्प्ट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द नेशनल बैंकिंग सुपरवाइजरी अरेंजमेंट। एक तो हम क्या करेंगे? आपस में जो है वो क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। दूसरा, इंप्रूव करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ द सुपरवाइजरी टेक्निक फॉर द इंटरनेशनल बैंकिंग बिजनेस एंड सेट करेंगे मिनिमम सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड। हम अपने स्टैंडर्ड जो है वो क्या करेंगे? सेट करेंगे। हम आपको ध्यान से सुनना, बेसल नॉर्म्स में हम आपको मिनिमम स्टैंडर्ड, ध्यान देना, हम बेसल नॉर्म्स में आपको मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो सेट करके देंगे, वो आपको फॉलो करना है। उसके ऊपर जैसे मान लो हम ये बोलेंगे कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी है, मान लो 8% एग्जांपल, तो 8% ये मिनिमम है, मिनिमम CAR आपको मेंटेन करनी है। आप इससे अगर ज्यादा करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम आपको मेंटेन नहीं करनी, इससे ज्यादा ही मेंटेन करनी है। ठीक है, तो बेसिकली बेसल नॉर्म्स के अंदर ये जो है वो एक्शन लिए गए हैं। ठीक है, अब जब कभी भी देखो, आपको मैंने बता दिया पूरा जो एसेंस है वो क्या है कि हर देश में जितने भी कमर्शियल बैंक है वो दिवालिया ना हो जाएं। हर देश में जितने भी कमर्शियल बैंक है वो दिवालिया ना हो जाएं, तो उनको दिवालिया होने से बचाने के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, और वो उन एडवाइजरी को क्या बोलते हैं? बेसल नॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और जो एडवाइजरी है वो किसके रिस्पेक्ट में होगी आप बता दो। मतलब जो भी मुद्दा होगा, जो भी बेसल नॉर्म्स के अंदर गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, आप खुद सोच के बताइए कि वो किस रिस्पेक्ट में होंगी। मतलब जो भी बातें की जाएंगी वो किसके बारे में होंगी? कि बैंक दिवालिया होने से बच जाए। और आप, अगर मैं आपकी बात करता हूं, आप दिवालिया होने से बच जाओ, आप कैसे दिवालिया होने से बच सकते हो? अगर आपके पास में एडिक्वेट पैसा पड़ा है। देखो, दिवालिया कब होता है इंसान? जब उसकी देनदारी इतनी ज्यादा हो जाए कि उसको देने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको लोग जो है वो क्या करेंगे? मतलब कोर्ट जो है वो दिवालिया घोषित कर देगा। और अगर आपको दिवालिया होने से बचना है तो इसका मतलब क्या? कि आपके पास एडिक्वेट कैपिटल पड़ी हो, कि कल को अगर आपको पेमेंट देनी भी पड़े तो आपके पास वो कैपिटल जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो, और आप दिवालिया होने से बच जाओगे। तो अगर बैंक को भी दिवालिया होने से बचना है तो इसका मतलब क्या? बैंक के पास में एडिक्वेट कैपिटल पड़ी हो, ताकि जब कभी भी बैंक रन की सिचुएशन आए तो बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल पड़ी हो, वो बफर पड़ा हो कैपिटल का, जिसको बैंक क्या कर सके? यूज कर सके पेमेंट के लिए, और बैंक दिवालिया होने से बच जाए। तो जो भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी वो उन सबके पीछे का जो मेन मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा? क्रेडिट रिस्क। बेसिकली जो कैपिटल का जो रिस्क है ना, उसको क्या करना? बचाना। तो हम जो है, जो भी गाइडलाइंस होंगे ना, उसमें हम किसकी बात करेंगे? कि भैया एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करो। हर बैंक को बोलेंगे कि तुम एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करो, एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करो, ताकि बैंक रन की सिचुएशन अराइज ना हो। अब कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है, उसके लिए एक रेशियो जो है वो सुझाया गया। एक बेसिकली रेशियो है, फाइनेंशियल रेशियो है, जिसको बोलते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको जो है वो क्या करना है? मेंटेन करना है। ओके, अब ये कैसे निकलता है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो क्या बोलते हैं? आइडिया जो था कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR भी बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया बेसल 1 पैकेज में 1988। बेसल 1 कब आया? 1988। पॉपुलरली इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR बोलते हैं। ये एक रेशियो है, ठीक है, जो क्या कैसे निकालेंगे?
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल कैपिटल अपॉन में RWA, जो रिस्क वेटेड एसेट है वो टोटल कैपिटल को जब आप डिवाइड करोगे रिस्क वेटेड एसेट से इनटू करो 100, तो ये आएगा आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो हर बैंक जो है वो क्या करेगा, कम से कम, ध्यान से सुनना, जैसे जो आपका बेसल बनाया तो उसमें ही बोला गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी होनी चाहिए, 8%। इसका मतलब हर बैंक जो भी उसकी रिस्क वेटेड एसेट है, मान लो अगर ये 100 है तो इस 100 का 8% वो अपनी टोटल कैपिटल क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मतलब ये है अगर आपकी रिस्क वेटेड एसेट जो वो कितनी 100 है तो इसका 8% कितना हो गया, 8 आपकी जो है वो क्या करोगे, कैपिटल आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे। मतलब 8 रुपए की, अगर आपकी 100 रुपीज की रिस्क वेटेड एसेट है तो उसके बदले में आप कम से कम 8 रुपए की जो है वो कैपिटल जो है वो क्या करोगे, मेंटेन करोगे। तो इसको बोलते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो ये बताएगा कि हर बैंक जो है वो कितना कैपिटल जो है वो क्या करेगा, मेंटेन करके चलेगा। ओके, किसके बदले में, कितना कैपिटल मेंटेन करना है, किसके बदले में, तो वो देखना है अपने को, मतलब कितना कैपिटल हम मेंटेन करेंगे रिस्क वेटेड एसेट के बदले में, ठीक है ना। तो जितना भी हर बैंक की टोटल जो एसेट होती है वो सब, हर एसेट का जो रिस्क परसेप्शन होता है वो क्या अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो रिस्क परसेप्शन ये हो सकता है, 5 तरह के रिस्क हैं, 0%, 10%, 20%, 50%, 100%। जैसे अगर आप जो है आपने कोई गोल्ड लोन दिया तो वो आपका जनरली हम ये बोलते हैं कि 0% रिस्क है। क्यों? क्योंकि आपने उससे ज्यादा का, मान लो जैसे आपने किसी को लोन दिया एग्जांपल के तौर पे मान लो 1 लाख का, और बदले में 1.5 लाख रुपए का गोल्ड आपने रखवा लिया, तो आपने जो लोन दिया वो आपकी एसेट है, आपने लोन दिया ना, एडवांसेस दे रखे हैं किसी को, तो आपकी एसेट है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उस एसेट के ऊपर आपका रिस्क कितना है। कल को अगर वो पर्सन जो 1 लाख का आपसे लोन लेके गया, अगर वो कल को पैसा देने से मना कर दे तो आपको रिस्क है। सर रिस्क हमें तो नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 लाख के बदले में 1.5 लाख का तो हमने सोना ले रखा है। अगर कल को वो पैसा देने से मना करेगा, हम उसका 1.5 लाख का सोना बेच देंगे और अपना पैसा ले लेंगे, तो रिस्क नहीं है। तो उसमें क्या, 0%। लेकिन अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन आपने दिया और वो पर्सन अगर मना कर दे तो वहां पे रिस्क है, हाँ जी रिस्क है, तो वहां पे चलिए मान लो 100% का रिस्क है। तो इसीलिए हर बैंक की जो टोटल एसेट है उसका रिस्क परसेप्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है हर बैंक अपनी रिस्क वेटेड एसेट का कम से कम 8% मेंटेन करेगा। ये बात बोली गई थी बेसल 1 में, ठीक है। अब ये कैसे निकालते तो आपको मैंने बता दिया, फॉर्मूला जो है याद करके जाना पड़ेगा, टोटल कैपिटल अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट इनटू में 100। ओके, अब यहां पे देखो क्या बोलते हैं, आइडिया जो था, एक बार दोबारा मैं पढ़ा दूं आपको CAR का। तो बोलता है आइडिया जो था कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का, वो इंट्रोड्यूस किया बेसल 1 में। पॉपुलरली इसको हम क्या बोलते हैं, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ द बैंक टोटल कैपिटल टू द रिस्क वेटेड एसेट व्हिच बैंक नीड टू मेंटेन थ्रू आउट देयर ऑपरेशन। इट इज एम्ड एट मेकिंग सम एडिशनल कैपिटल। इसका जो मेन एम था वो क्या था कि हम एडिशनल कैपिटल मेंटेन करना चाहते हैं बैंक, व्हिच दे कैन यूज, जिसको हम यूज कर सकें क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, या कुशन एक बफर के तौर पे यूज करें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉसेस बिफोर दे स्टॉप ऑपरेशन। कि कल को कोई समस्या आए तो उसको निपटने के लिए मेरे पास एडिक्वेट कैपिटल होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो वो क्या करेंगे, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करेंगे। और ये कैसे निकालते हैं, CAR का फॉर्मूला टोटल कैपिटल अपॉन में RW इनटू में 100। ओके जी, तो आपको ये मैंने बता दिया, चाहे बेसल 1 हो, चाहे बेसल 2 हो, चाहे बेसल 3, चाहे बेसल 4, हर एक में जो बात की गई है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की गई है। जैसे बेसल 1 में आपको मालूम है 8% था, बेसल 2 के अंदर भी जनरली 8% था। ओके, लेकिन वहां पे कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टायर 1 4% मेंटेन करनी है और टायर 2 4% मेंटेन करनी है। बेसल 3 के अंदर जो है वो कैपिटल जो है वो 3 पार्ट में आ गया, वहां पे 13% कर दिया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और वहां पे 3 बना दिया, कैपिटल के 3 हिस्से कर दिए, टायर 1, टायर 2, टायर 3, इस तरीके से। ओके, लेकिन बात एक ही है, क्या कि हर बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो नॉर्म्स फॉलो करने हैं। बोले तो हर बैंक को एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करनी है ताकि कल को बैंक रन की कोई भी सिचुएशन अराइज ना हो। ओके, अब आओ देखते हैं बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं। बोलते हैं ओवर टाइम the following 4 set of Basel norms have been evolved or implemented by the BCBS, namely सबसे पहले है बेसल 1। बेसल 1 कब आया, 1988 में। इसका जो मेन फोकस था वो क्या था, क्रेडिट रिस्क, ठीक है जी। इट्स पर्पस वाज टू एड्रेस व्हाट द सेंट्रल बैंक परसीव एज द नीड फॉर द मल्टीनेशनल अकॉर्ड। ये क्या था, मल्टीनेशनल मतलब सभी बैंकों के लिए, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बैंक है उन सबके लिए ये जो है वो नियम आए थे। ओके, नियम नहीं बोल सकते, वॉलंटरी थे, ठीक है ना। तो मल्टीनेशनल अकॉर्ड था टू स्ट्रेंथन, और क्यों लेके, ताकि जो स्टेबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके।
कि हम क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बोलते स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम एंड रिमूव करना चाहते हैं ए सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंस इन द नेशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हमने जो है हम ये चाहते हैं हर देश जो है वो अलग अलग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, हर देश के अंदर जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है CAR वो अलग अलग था। अब हमने क्या कर दिया, सबके लिए एक नॉर्म जारी कर दिया कि मतलब इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ओके, और कितना किया गया, यहां पे एडवाइस किया गया कि हर बैंक एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करेगा, कितना 8% का फॉर द बैंक्स टू बी मेट बाय द एंड ऑफ द 1992। तो सबसे पहली बात तो है बेसल वन कब आया, 1988 में आया। और कब तक इसको फॉलो करना था, 1992 में। हर बैंकों के लिए क्या एडवाइस किया गया कि हर बैंक कम से कम 8% जो है वो क्या करेगा, कैपिटल मेंटेन करेगा। यहां पे जब ये 8% का यहां पे बताया तो कुछ भी नहीं बोला आपको कैपिटल, यहां पे कोई भी कैपिटल का बाइफर्केशन नहीं किया गया था, टायर 1 में, टायर 2 में, टायर 3 में, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस ये बोल दिया हर बैंक जो है वो 8% कैपिटल मेंटेन करेगा। अब 8% किसका होता है, RWA का, रिस्क वेटेड एसेट का। ओके जी, ये था आपका बेसल 1। फिर है जी बेसल 2। बेसल 2 की अगर बात करते हैं तो ये गाइडलाइंस कब आई, 2004 के अंदर। और इसके अंदर जो है वो क्या बोला गया, ये मॉडिफाइड तरीका था। ठीक है, और यहां पे जो है यहां पे भी ये बोला गया हर बैंक जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करेगा। ठीक है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो कितना रहेगा, 8%। लेकिन यहां पे ये बोला गया कि आपको ये जो 8% मेंटेन करनी है वो कैसे, यहां पे दो हिस्से किए गए कैपिटल के, एक तो टीयर 1 और एक टीयर 2। ये बोला कम से कम टीयर 1 में 4% कैपिटल आपको मेंटेन करनी है और रिमेनिंग कैपिटल किसमें, टीयर 2 में। तो हर बैंक जो है वो क्या करेगा, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो अभी भी कितना है, 8% ही है। लेकिन यहां पे कैपिटल का बाइफर्केशन कर दिया टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में क्या क्या आता है, टीयर 2 में क्या क्या, वो आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, वैसे आपको मैंने पढ़ा भी रखा है। ओके, तो बेसल 2 की अगर बात करें कब आया, 2004 के अंदर ये गाइडलाइंस है वो जारी किया गया था। ये एक मॉडिफाइड तरीका था CAR का, इसमें कैलकुलेट बेसल 1 में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी थी उसका मॉडिफाइड तरीका बेसल 2 में जो है वो दिया गया। यहां पे बैंक की कैपिटल को 2 टीयर्स में, 2 टीयर्स का मतलब 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया, टीयर 1 टीयर 2, बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी एंड द रिस्क विद द फॉर्मर बीइंग ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। टीयर 1 कैपिटल सबसे बढ़िया कैपिटल है, ठीक है, उससे थोड़े लो लेवल की कैपिटल है टीयर 2। सबसे ज्यादा लिक्विड कैपिटल टीयर 1 होती है, लेस लिक्विड कैपिटल टीयर 2, और उससे भी लिक्विड कम लिक्विड कैपिटल टीयर 3 आती है। ठीक है, बैंक्स को यह सपोज किया गया कि वो मेंटेन करेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अभी भी कितना, 8%। इक्वल वेटेज जो है वो दिया गया बोथ ऑफ द कैपिटल को। और इसके अंदर बेसिकली आपको मैंने पढ़ाया भी था कि यहां पे जो ये रिकमेंडेशन थी इसमें 3 पिलर जो दिए गए। सबसे पहला पिलर 1 था आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना था, 8% का। फिर सुपरवाइजरी रिव्यू, और तीसरा जो पिलर था वो था आपका मार्केट डिसिप्लिन। ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा हुआ है। ओके, तो बेसिकली बेसल नंबर 2 की बात करें तो ये कब आया, 2004 में। बात वही किया गया, 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, लेकिन खास बात कि जो आप कैपिटल मेंटेन करेंगे वो कैसे होगा, टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर होगा। इसके बाद में फिर क्या हुआ, बेसल 3। बेसल 3 क्यों आया, 2009 बेसिकली 7-8 के अंदर जो है बेसल 3 तो आया 2009 में। लेकिन हुआ क्या, 2007-8 में लेमन ब्रदर जो है यूएसए का सबसे बड़ा जो बैंक था लेमन ब्रदर्स, वो कोलैप्स हो गया। जिसकी वजह से जो है अब जब बैंक कोलैप्स हो जाएगा तो देखो लोग जो है वो भयभीत हो गए, बहुत ज्यादा लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना बंद कर दिया, जिससे पूरा का पूरा जो आर्थिक तंत्र था, जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया था। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ, तो उसके रीजन ढूंढे गए कि भाई ये बैंक कोलैप्स क्यों हुआ, लेमन ब्रदर इतना बड़ा बैंक है वो कोलैप्स हो गया, बताओ। ये वैसे 2007 के अंदर आपने सुना होगा सत्यम का केस हुआ था। ओके, इंडिया की एक कंपनी थी वो दिवालिया हो गई थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ, और लेमन ब्रदर जो है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया था। तो वो जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन आया था, ओके, उससे निपटने के लिए बेसल नॉर्म 3 जारी किया गया। ठीक है, 2009 में, और फाइनल गाइडलाइंस 2010 के अंदर इसकी जारी कर दी गई थी। इसके अंदर जो है वो क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि हर बैंक, अब देखो बैंक दिवालिया हो रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि कैपिटल कम मेंटेन करो या ज्यादा रखो, मतलब जो स्टॉक है कैपिटल का वो कम रखो या ज्यादा रखो, सर ज्यादा रखो, ताकि कल को ऐसी सिचुएशन है तो मेरे पास ज्यादा पैसा पड़ा हो, है या नहीं है। यस, तो यहां पे जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कितना किया गया, 13% का। कितना कर दिया कि हर बैंक मिनिमम 13% कैपिटल जो है वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और यहां पे जो कैपिटल आपको मेंटेन करनी है, टीयर 1 टीयर 2 नहीं, यहां पे 3 कर दिए, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3। आइए पढ़ते हैं बेसल 3 की पहले बात करते हैं। तो बोलते हैं बेसल 3 जो है वो इशू किया गया 2009 में इन द वेक फॉर द यूएस सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, जब लेमन ब्रदर बैंक जो है 2008 में कोलैप्स हो गया था, तो उसकी वजह से जो है 2009 के अंदर बेसल 3 गाइडलाइंस को जो जारी किया गया। इवोल्व्ड आउट ऑफ द रियलाइजेशन दैट द बेसल 1 एंड बेसल 2, यहां जब ये महसूस हुआ कि यार बेसल 1 और बेसल 2 जो है वो क्या इनएडिक्वेट है, वो इतने अच्छे नॉर्म्स नहीं है, तो उसमें सुधार लाने के लिए बेसल 3 गाइडलाइंस जो जारी किया गया। इट फर्दर रिफाइंड द वे, इसमें जो है वो क्या रिफाइन किया गया कि कैसे आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना है। वाज कैलकुलेटेड बाय क्लासिफाइंग बैंक कैपिटल इनटू 3 कैटेगरी, नेमली
टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। इट एडवाइज बैंक, इसमें बैंकों को एडवाइस किया गया कि आप मेंटेन करेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना 13% का। हर बैंक जो है वो क्या करेगा 13% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करेगा। ठीक है, अब जैसे बेसल 1 में टीयर 1 कितनी करनी थी, टीयर 1 जो 1 थी वो कितनी करनी थी एटलीस्ट 4%, और यहां पे ये बोल दिया कि बेसल मतलब बेसल 2 में टीयर 1 कैपिटल कितनी, आपको टोटल कैपिटल 8% मेंटेन करना है, और बेसल 2 में टीयर 1 कितनी करनी है मिनिमम 4%, और यहां पे जो है वो टीयर 1 आपको ये बोल दिया कि कम से कम 6% मेंटेन करना है। ठीक है ना, तो यहां पे जो है वो क्या किया गया कि वैसे तो टोटल कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है, रिस्क वेटेड एसेट का 13%। ठीक है, और रेस कर दिया शेयर, जो टीयर 1 का जो शेयर था पहले 4% था उसको बढ़ा के कितना कर दिया 6% कर दिया, प्लस 2.5% एडिशनल। ओके, कंप्लायंस जो है इसको ये बोला गया कि हम 2015 से इसके कंप्लायंस को फॉलो कर लेंगे, लेकिन बाद में इसको जो है वो लेट किया गया और फिर जनवरी 2023 से इसके कंप्लायंस को जो है वो फॉलो कर लिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका बेसल नंबर 3। तो बेसल 1 में 8%, लेकिन कैपिटल का बाइफर्केशन नहीं किया। बेसल 2 में 8% था, लेकिन वहां पे कैपिटल का बाइफर्केशन किया गया। और वैसे जब बेसल 2 है ना, पूरे वर्ल्ड में बेसल की गाइडलाइंस होती है 8% का। इंडिया में आरबीआई ने ये बोला हर बैंक जो 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना। ठीक है ना, तो इंडिया के अंदर हमने 9% मेंटेन किया था, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और बेसल 2 के अंदर जो है वो कैपिटल को 2 हिस्सों में बाइफर्केट किया गया, टीयर 1 टीयर 2 में, और बेसल 3 में जो है वो कैपिटल को 3 हिस्सों में बाइफर्केट किया गया, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, और टीयर 1 में मिनिमम जो है 6% कैपिटल आपको जो है वो क्या करनी है मेंटेन करनी है। ओके, और इसका क्या क्राइटेरिया, तो ये हो गया। अब कैटेगरी ऑफ कैपिटल, तो 3 तरह की हम कैटेगरी लेके चलते हैं, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3। टीयर 1 में क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्लोज रिजर्व। इसके अंदर बेसिकली क्या आएंगे डिस्क्लोज रिजर्व, जितने भी रिजर्व जो बैंक ने डिस्क्लोज करके हैं वो सब इसका पार्ट है। लिक्विड कैश, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, फ्रेश डिपॉजिट, ये सब। इक्विटी एंड शेयर कैपिटल आएगा, इंटेंजिबल एसेट आएगा, एंड ऑडिटेड अर्निंग और रिजर्व आएगा। दिस इज द मोस्ट रिलायबल कैपिटल है किसका, बैंक का। ये बैंक इसको बैंक की कोर कैपिटल या प्राइमरी कैपिटल बोला जाता है, और ये मोस्ट रिलायबल कैपिटल है। ये क्या है, मोस्ट रिलायबल कैपिटल है, और ये कोर या प्राइमरी कैपिटल है। ठीक है, विच दे कैन यूज टू एब्जॉर्ब और कुशन लॉसेस। ओके, तो ये है आपका टीयर 1। ठीक है, फिर है टीयर 2। टीयर 2 कैपिटल की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, टीयर 2 कैपिटल के अंदर आएगा अनऑडिटेड रिटेन्ड अर्निंग और रिजर्व, सबऑर्डिनेट डेट आएंगे, जनरल लॉस रिजर्व आएगा। ये सेकंड मोस्ट रिलायबल कैपिटल है किसका, बैंक का, और इसको सेकेंडरी कैपिटल भी बोला जाता है आफ्टर द कोर कैपिटल, विच हेल्प बैंक एब्जॉर्ब और कुशन द लॉसेस, जो बेसिकली बैंक को क्या करता है हेल्प करता है लॉसेस को एब्जॉर्ब करने में। और फिर टीयर 3। टीयर 3 को टर्शरी कैपिटल बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एसेट। इसके अंदर क्या आती है, सबऑर्डिनेट एसेट या सबऑर्डिनेट डेट आते हैं कंपेयर टू द टीयर 2 कैपिटल। दिस इज द लीस्ट रिलायबल कैपिटल ऑफ द बैंक। ये बैंक की सबसे कम रिलायबल कैपिटल है, विच डज नॉट हेल्प बैंक्स मच इन टाइम टू द बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस। मैनी बैंक होल्ड दिस कैपिटल टू सपोर्ट देयर मार्केट रिस्क, कमोडिटी रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क एक्सेट्रा। तो बस ये ध्यान रखना, ये लीस्ट रिलायबल कैपिटल। सबसे मोस्ट रिलायबल कैपिटल टीयर 1, उसमें क्या क्या आता है बता दिया। उससे कम रिलायबल कैपिटल जो है वो है आपके टीयर 2, उसमें क्या क्या आता है बता दिया। और सबसे कम रिलायबल कैपिटल जो है वो कौन सी है, टीयर 3 कैपिटल। ओके, टू क्वालिफाई एज अ टीयर 3, अगर टीयर 3 कैपिटल में आपने किसी एसेट को डाला है तो एसेट मस्ट बी लिमिटेड टू, एसेट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 2.5 टाइम होनी चाहिए ऑफ टायर 1 कैपिटल का, एंड बी अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेट एंड हैव ए मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ द 2 ईयर। इसके बाद में बेसल 3 कंप्लायंस इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है बेसल 3 कंप्लायंस की बात करते हैं तो इंडिया में आरबीआई ने जो है वो सभी बैंकों को बोला कि हर बैंक जो है बेसल 3 गाइडलाइंस को क्या करेगा फॉलो करेगा, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इंद्रधनुष प्लान इसको जो है वो क्या किया था लॉन्च किया था। तो बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन पार्ट ऑफ द बेसल कंप्लायंस। इंडिया के जितने भी बैंक है वो बेसल कंप्लायंस के पार्ट है, एंड बेसल 3 जो है उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसका मतलब इंडिया में जितने भी बैंक है वो बेसल 3 के नॉर्म्स को भी जो है फॉलो कर रहे हैं, इन ऑर्डर दैट द पब्लिक सेक्टर बैंक आर एबल टू कंप्लाई। अब देखो जो गवर्नमेंट है उसका मेन कंसर्न किसे, वैसे तो गवर्नमेंट का मेन कंसर्न सबसे ही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर भी अगर डूबता है तो भी गवर्नमेंट का नुकसान है। ओके, लेकिन गवर्नमेंट के बैंक कौन से, पब्लिक सेक्टर के। तो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं वो बेसल नॉर्म्स को फॉलो करें। अब उसके लिए कैपिटल उनको ज्यादा चाहिए, तो कैपिटल उनको प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने इंद्रधनुष प्लान जो है वो क्या किया था लॉन्च किया था, ताकि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी कैपिटल को इंक्रीज किया जाए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक की कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, और कैपिटल क्यों इंक्रीज करनी है, क्योंकि बेसल 3 में जो गाइडलाइंस है वो क्या है, वो ये बोलती है कि हर बैंक कम से कम 13% कैपिटल मेंटेन करेगा। पहले कितना था 8%, और अब कितना हो गया 13। तो अगर ज्यादा कैपिटल मेंटेन करनी है तो कैपिटल का होना भी चाहिए, और कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा, तो गवर्नमेंट बोली भाई देखो ये गवर्नमेंट के बैंक है तो हम इनको कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे। और उनको कैपिटल देने के लिए, मतलब डिफरेंट जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनको कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इंद्रधनुष प्लान को जो है 2015-16 में क्या किया लॉन्च किया। तो यहां पे जो है वो क्या है,
अपन इंडिया की अगर बात करते हैं कंप्लायंस का, तो इंडिया में जितने भी बैंक है वो बेसल 3 नॉर्म्स को फॉलो करने हैं हाल फिलहाल। बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन पार्ट, इंडिया के जितने भी बैंक है वो पार्ट है किसका, बेसल कंप्लायंस के, एंड बेसल 3 इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब इंडिया के बैंक बेसल 3 को भी फॉलो कर रहे हैं। इन ऑर्डर दैट द पब्लिक सेक्टर बैंक आर एबल टू कंप्लाई विद दीज नॉर्म्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए, नेमली बजटरी सपोर्ट दिया, दूसरा इंद्रधनुष स्कीम, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है, इसको गवर्नमेंट लेके आई, और रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट ने क्या करे, जारी करे। इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करते हैं तो उसके अंडर CAR जो है बैंकों का वो आज की डेट में कितना है, 16% है। इंडिया के जितने भी बैंक है ना उनका जो CR है वो कितना, 16। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो रेगुलेशन है वो कितनी है, 13, लेकिन अपने इंडिया के जितने बैंक है वो 16% जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं इंडिया का बैंकिंग जो सिस्टम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इंडिया का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है ना सबसे स्ट्रॉन्ग है, तभी इंटरनेशनल मार्केट में जब भी कोई दिक्कत आती है तो इंडिया पे उसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ओके। अब बात करते हैं बेसल 4 का। बेसल 4 की अगर बात करता हूं तो बेसल 4 की गाइडलाइंस जो है वो 2021 में पहले जो वो क्या किया गया, इशू किया गया, और इसको जो है बेसल 3.1 भी बोलते हैं। ये बेसिकली बेसल 3 का जो है वो क्या है, एक नया रूप जो है वो निकल के आया है, ठीक है। इट इज एन एक्सटेंशन, ये बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन है किसका, बेसल 3 नॉर्म्स का। इट फर्दर रिफाइन द वे बैंक्स कैलकुलेट देयर रिस्क वेटेड कैपिटल, ठीक है। इसने क्या किया कि आप CAR निकालते हो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालते हो ना, तो उसको कैसे निकालना है उसका तरीका और भी रिफाइंड तरीके से यहां पे बताया गया। कंप्लायंस टू इट बिगिन, इसके जो कंप्लायंस है वो बिगिन हुए कब, इसके कंप्लायंस जो है हर बैंकों को बोला कि आप जो है 1 जनवरी 2023 से इसको जो वो क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, ओके। और 5 साल में आपको जो इसको क्या करना है, पूरा का पूरा इसको ऑप्ट कर लेना, मतलब 2023, 24, 25, 26, 27, तो 31 दिसंबर 2027 तक आपको जो है इसको पूरी तरह से जो है वो क्या करना है, कंप्लाई करना है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, बेसल 4 की अगर बात करते हैं तो बेसल 4 में जो है वो ये बोला गया, इट प्रपोज सेवरल हाईली कॉम्प्लेक्स चेंज, इसमें बहुत सारे चेंजेस जो लाए गए, सच एज क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क। सबसे पहले तो ये CVAR कि आप जो है रिस्क को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए लाया गया क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क, ये दिया गया। एंड ऑपरेशनल रिस्क को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, कैसे आप उसको मिटिगेट करेंगे, तो उसके लिए नई नई गाइडलाइंस है वो जारी किया गया, ठीक है। विच कंटेन न्यू रिस्क रिलेटेड टू द बॉन्ड्स, रियल एस्टेट डेरिवेटिव, लीवरेज रेशियो बफर फॉर द बैंक्स विच आर सो लार्ज दैट देयर फेलियर कुड एंडेंजर द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम नोन एज द ग्लोबली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक बीइंग द मेजर 1। तो बेसिकली बेसल 4 की अगर बात करते हैं तो बेसल 4 के अंदर जो है वो क्या, किस किस की बात की गई है, एक तो CVAR की बोले तो क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क, ठीक है, तो इसमें चेंजेस किए गए, ओके। और जो CAR है, क्रेडिट जो आपका CAR था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो उसको आपको मेंटेन करना है, ओके। अब उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, रिस्क परसेप्शन देखेंगे। अब जितना रिस्क ज्यादा होगा तो कैपिटल आप उतनी कम मेंटेन करोगे, ज्यादा सर जितना रिस्क ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा कैपिटल अपने को मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। तो अगर ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना है तो पहले उसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा कि हमारा ऑपरेशनल रिस्क कितना है और हमारा बेसिकली जो है वो क्रेडिट रिस्क जो है वो कितना है। अब उसको निकालने के लिए कुछ अलग अलग नॉर्म्स जारी किए गए हैं, तो वो है आपका क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। तो इसको हम पहले देखेंगे कि हमारा रिस्क कितना है, और उसके बेस पर हम लोग जो है वो देखेंगे कि अपने को जो है कितनी कैपिटल क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेसल 4, तो बेसल 4 की गाइडलाइंस जो है वो कब आई है, 1 जनवरी 2023 को, और 5 साल का टेन्योर जो दिया गया, और ये बोला गया कि 2027 के एंड तक जो है आप बेसल 4 की गाइडलाइंस को जो है वो पूरी तरह से क्या कर लेंगे, फॉलो करेंगे, ओके जी। और इसको जो है बेसल 3.1 भी बोला जाता है, ओके जी। तो ये था कुछ खास बातें जो आपको मुझे बतानी थी, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, बेसल 4 हमने आधे घंटे में लगभग पूरा का पूरा इसको जो है टॉपिक को रिवाइज भी कर लिया। वैसे मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, ओके। और ये अपना थोड़ा बहुत मुझे बेसल का आपको एक बार ना बेस बताना था थोड़ा सा, और साथ में ये था कि अभी क्या नई चीजें आई हुई हैं। तो बेसल 4 में सिर्फ ये बात की गई है, ओके। तो 5 साल का टेन्योर है, और क्या क्या है खास बातें क्या क्या है इसमें जो है वो नए तरीके बताए गए CVAR के और OR के, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ओके जी सर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लेके वो भी बताना। और अभी हम लोगों ने सीरीज चला रखी है कि अपना जो अभी पेपर होना है ना, जून 2024 वाला जो पेपर अपना कैंसिल हो गया था, तो वो अब होना है कब, अगस्त के अंदर, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या नए नए कॉन्सेप्ट जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सब हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, ओके। तो इन सीरीज को आप जरूर इसको मिस मत करना, जरूर देखना। और बाकी
दिसंबर के लिए भी हमने जो है बैच लॉन्च कर दिया, दिसंबर 2024 के लिए। तो अगर आप दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए ऑनलाइन बैच हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट दोनों का कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन कोचिंग है, घर पे बैठे बैठे आपको हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसके थ्रू आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, प्लस सारा स्टडी मैट हार्ड कॉपी में आपको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रॉपर किताबें होती हैं, ओके, वो सब आपको मिल जाएंगी। प्लस रिवीजन करने के लिए हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज ये आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बाकी अभी हमने जो है अगस्त में जो पेपर 1 है उसके लिए ₹1 का एक बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, ओके, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के दोनों की रिवीजन वीडियो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो ₹1 का बैच है। हमारे जो एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसमें एनरोल कर लेना, बहुत हेल्प आपको मिलेगा। ₹1 में क्या ही, मतलब वो फ्री है बेसिकली। तो ऐप के ऊपर आपको सारे डिवीजन वीडियो जो है सीक्वेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका अपकमिंग एग्जाम में काफी हेल्प होने वाली है। ओके जी, तो आप उसको देखेंगे तो काफी सही रहेगा आपके लिए। ओके जी, चलो एक बार इतना करो, बाकी का टॉपिक कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।